मॉर्निंग ऑल। आप लोगों से निवेदन है कि वेब गोष्ठी के दौरान कृपया अपना ऑडियो बंद रखिएगा। सभी विद्याजनों को नमस्कार। मैं मनीषा वीके, महाराज कॉलेज एर्नाकुलम की शोध छात्रा हूँ। आज की इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी केरल के सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंजेरी के तत्वावधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग स्थापित है। कॉलेज के आदर्श वाक्य द वाइस शैल इनहेरिट ग्लोरी अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपनी इस आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पद पर अग्रसर है। कॉलेज के हिंदी विभाग के रजती जयंती के सिलसिले में दिसंबर 3 तारीख को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और 4, 5, 6 दिसंबर को 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान। उसकी पूर्व पीढ़िया के रूप में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। गिरमिटिया देश फिजी से 2 विद्वान हमारे साथ गिरमिटिया देश फिजी की भारतीय संस्कृति और झलक और हिंदी भाषा की स्थिति पर बात करेंगे। उपस्थित है फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के हिंदी भाषा और साहित्य विभाग की डॉक्टर सुभाषिनी कुमार और डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के खेमेंद्र कुमार जी। डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी के वक्तव्य का विषय है गिरमिटिया देश फिजी की परिप्रेक्ष्य में सुब्रमण्य के कथा साहित्य में सामाजिक संघर्ष और न्याय। खेमेंद्र कमल कुमार जी का विषय है गिरमिटिया में उत्थान में पंडित तोताराम सन्याटी का साहित्य। अत्यंत खुशी की बात है कि डॉक्टर सुभाषिनी जी ने अपनी पीएचडी मैसूर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार जी के मार्गदर्शन में 2022 में फिजी के हिंदी प्रवासी साहित्य का अनुशीलन पर शोध कार्य किया था। आशा करता है कि भारत को करीब से जानने का मौका भी आपको मिल गया है। आपकी स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी मैसूर विश्वविद्यालय से हुई थी। फिजी पर बोलने के लिए डॉक्टर सुभाषिनी कुमार सुयोग्य व्यक्ति है। खेमेंद्र कमल कुमार जी हिंदी भाषा और साहित्य पर अपनी लेखनी चलाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और फिजी में कहानी, कविता और लिखते हैं। बच्चों के लिए लिखी उनकी किताबें प्रकाशित भी हुई है। सबसे पहले मैं इन दोनों विद्वानों को सप्रेम सादर स्वागत करती हूँ। साथ ही व्यस्तता के बीच भी यहाँ आए सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कई छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत करती हूँ। हिंदी विभाग के तथा अन्य विभागों से आए सभी प्राध्यापक बंधुओं का सादर स्वागत करती हूँ। आगे सुभाषिनी जी, आपको अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुभाषिनी जी, आइए अपना वक्तव्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सेंट पीटर्स महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर बिंदुजा जोसेफ जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी, वेब संगोष्ठी की संचालिका डॉक्टर सिंधु टीआई जी, मेरे सहयोगी प्राध्यापक फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के श्रीमान खेमेंद्र कुमार जी, हमारे साथ जुड़े सभी प्रोफेसर्स, श्रोताओं, स्टूडेंट्स को मेरा सादर प्रणाम और पीजी से निसम बोला राम राम स्वीकार हो। आज के सम्मान के लिए, अवसर के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और खुशी हो रही है कि आप सभी के समक्ष जुड़कर और पीजी के संदर्भ में गिरमिटिया साहित्य पर अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ में साझा कर पाऊंगी।
सबसे पहले देखते हैं कि फिजी जो एक द्वीप देश है या दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ही समीप है और न्यूजीलैंड के समीप या देश है। यहाँ के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार है प्रोफेसर सुब्रमणी जी और ये गिरमिटियों के वंशज हैं और इनके साहित्य पर मैं प्रकाश डालूंगी और जैसा कि संगोष्ठी का जो मूल विषय है सामाजिक संघर्ष और न्याय गिरमिटिया साहित्य के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात रखने जा रही। तो श्रोतागण चलो संक्षिप्त में फिजी का परिचय मैं आपसे दिलाऊं। जैसा मैंने कहा कि ये दक्षिण प्रशांत महासागर में द्वीप देश है और यहाँ के जो मूल निवासी है वे फिजियन है, इतोके फिजियंस और जन आबादी का ये 57% जो है ये इतोके फिजियंस का है जो और यहाँ के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के रूप में है यहाँ के जो प्रवासी भारतीय जो 37% है जन आबादी की और ये हिंदी बोलते हैं और हिंदी के जो संस्करण है फिजी हिंदी में ज्यादातर ये बातचीत करते हैं। जैसे सुरनाम में सुरनामी हिंदी है, मॉरिशन में मॉरिशन हिंदी है, वैसे फिजी में फिजी हिंदी प्रचलित है। साथ साथ हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि संविधान में अंग्रेजी जो लिंगुआ फ्रैंकुआ है हमारा, इसके साथ साथ यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं फिजियन भाषा और हिंदी को आधिकारिक भाषा का सम्मान प्राप्त हुआ है। जो लोग 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिए हैं विश्व के कोने कोने से, तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय रहा कि यहाँ पर हिंदी की गरिमा को बढ़ाने के लिए पिछले साल 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इस तरह ये संक्षिप्त में फिजी का परिचय है और फिजी और भारत का जो संबंध है इसकी शुरुआत 145 वर्ष पहले हुई थी जब हमारे पूर्वज गिरमिट प्रथा के अंतर्गत फिजी आए थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि उस समय भारत और फिजी दोनों ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, सरकार के निमित्त थे, तो उन लोगों को जिस तरह से त्रिनिदाद, सूरीनाम, गायना, दक्षिण अफ्रीका भेजा गया उसी तरह से फिजी में भी गन्ने के खेतों और चीनी के मिलों में काम करने के लिए श्रमिकों के रूप में लाया गया और जिस अनुबंध के तहत, जिस अग्रीमेंट के तहत वो आए उसे गिरमिट अग्रीमेंट कहा गया और जो लोग उस अग्रीमेंट के तहत आए उनको गिरमिटिया कहा गया। तो इस तरह से फिजी एक गिरमिटिया देश है और हम लोग उन गिरमिटियों के वंशज हैं। गिरमिट काल के दौरान जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, तो जो भारत की प्रांत की भाषाएं थी, अलग अलग प्रांत से लोग आए थे, कोई भोजपुरी बोलता था, कोई अवधी बोलता था, कोई तमिल कहता था, कोई मलयालम कहता था या तो फिर की अन्य भाषाएं जो यहाँ पर आई उन सब से के साथ अंग्रेजी के शब्द और इतोके के शब्द मिलकर यहाँ पर जो भाषा प्रचलित हुई वो फिजी हिंदी के नाम से जानी जाती है। गिरमिट प्रथा की शुरुआत इतिहास की ओर अगर हम देखें तो दस्तावेजों के अनुसार इसकी शुरुआत 1879 में हुई और जो पहला जहाज इन मजदूरों को लेकर, प्रवासी भारतीय मजदूरों को लेकर आया उसका नाम लियोनीदास है और शुरुआती दौर में हम कह सकते हैं एक जहाज 3-3 महीने लगते थे भारत के पोर्ट से यहाँ तक फिजी तक आने के लिए और इस तरह से 1879 से 1916 के बीच लगभग 87 यात्राएं हुई और इन यात्राओं में 61,000 मजदूर अनुबंध के तहत फिजी लाए गए। फिर गिरमिट प्रथा की जब समाप्ति हुई 20 मार्च 1916 में, तो कुछ प्रवासी भारतीय मजदूरों ने निर्णय किया कि वो वापस चले जाए, लेकिन अधिकांश लोग यहीं फिजी में रच बस गए क्योंकि 5, 10, 20 साल तक वो यहाँ पर ठहरे थे। तो यहीं ही उन्होंने अपना बसेरा बनाया और फिजी को वो रहने योग्य समझकर यहीं बस गए।
लेकिन जो अपने भारत की छवि है उनके अंतर्मन में थी, तो यहाँ ही एक छोटा सा भारत उन्होंने बसा लिया, इसलिए फिजी को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। आज का जो मेरा विषय है, गिरमिटिया देश फिजी के परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर सुब्रमणी के साहित्य, जो कथा साहित्य है, उनमें सामाजिक संघर्ष और न्याय। तो प्रोफेसर सुब्रमणी ये फिजी ही नहीं लेकिन दक्षिण प्रशांत महासागर के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से एक है और साहित्यिक विश्वकोश के अनुसार सुब्रमणी फिजी के साहित्यकारों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनकी साहित्यिक कृतियां द्विभाषी है, वे अंग्रेजी के प्रोफेसर है और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी में भी लिखा है। मानक हिंदी के साथ उन्होंने अपनी जो बृहद कथाएं लिखी है वो फिजी हिंदी में है और इसकी पहल प्रोफेसर सुब्रमणी ने ही की है। तो आज जिन रचनाओं पर मैं चर्चा करूंगी श्रोताओं, वह है फिजी हिंदी की औपन्यासिक कृतियां डोका पुराण और फिजी माँ। और इन दो उपन्यासों में उन्होंने जो यहाँ के प्रवासी भारतीय हैं उनकी संवेदनाओं को स्थान दिया है और उनमें जो सामाजिक संघर्ष है उसके प्रति आवाज उठाने के लिए उनको हिम्मत दी है। संक्षिप्त में चलते हैं प्रोफेसर सुब्रमणी के मैं जन्म और उनके परिवार पर प्रकाश डालूंगी। तो प्रोफेसर सुब्रमणी जी, इनका जन्म 1903 में फिजी में ही हुआ। एक दक्षिण भारतीय परिवार से ये है और यह वह दौर था जब फिजी में गिरमिट काल का अंत हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था। ये मूलतः फिजी में लंबासा शहर से है। फिजी तो छोटे छोटे 300 द्वीपों का एक विशाल देश है, छोटा सा देश है, अलग अलग इसमें द्वीप है। तो उसमें से दो प्रमुख द्वीप है, एक है वितिलेवु और दूसरा है वनवालेवु। तो वनवालेवु के एक शहर, जाने माने शहर लंबासा से है और इसी वे रामचरितमानस का देश पुकारते हैं, क्योंकि इनके बचपन से ही रुचि है गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस। बात यह है कि प्रोफेसर सुब्रमणी के जो पिताजी हैं, ये एक गिरमिटिया मजदूर थे और ये केरल से ही थे। केरल के मालाबार जिले से ये 1912 में गेंजिस जहाज में फिजी आए थे और पिता का नाम रामा और माँ का नाम लक्ष्मी, जो फिजी की कौन थी। और गिरमिट दस्तावेजों के अनुसार इनके पिता जो है कृषक के रूप में इनको पंजीकृत किया गया था, रजिस्टर किया गया था, लेकिन इसका जो शारीरिक रूप था ये उतना सुडौल नहीं था और मजबूत नहीं थे खेतों में काम करने के लिए। तो इस तरह से असक्षम होने पर इनको बंगले में, जो ओवरसीयर थे, ब्रिटिश सैनिक थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके बंगले पर ये काम करने लगे और वहां पर रसोईया का और साथ साथ में बागीचे की देखरेख वे करते थे। लेकिन इनको मलयालम आता था, पढ़ लिख सकते थे और ब्राह्मण कुल के थे। तो इस तरह से प्रोफेसर सुब्रमणी के जो पिताजी हैं वो फिजी आए, यही काम किए, रस बस गए और यहाँ की महिला लक्ष्मी से शादी हुई। इसके बाद वो कभी लौटकर भारत नहीं गए, सुब्रमणी जी बताते हैं, और समय के साथ ये भारत को छोड़ यहाँ पर उन्होंने एक छोटा भारत, अपना परिवार बसा लिया। उनके ही परिवार से है प्रोफेसर सुब्रमणी जी। चलते हैं सुब्रमणी के उपन्यास पर हम चर्चा करते हैं। प्रोफेसर सुब्रमणी का जो प्रमुख उपन्यास है फिजी हिंदी का, उसका नाम है डोका पुराण। यह फिजी हिंदी का पहला उपन्यास है, एक बृहद उपन्यास है क्योंकि 521 पृष्ठों का यह उपन्यास है। फिजी हिंदी को साहित्यिक विधा में लिपिबद्ध कर इसे साहित्य विश्व में स्थापित किया है। उपन्यास कथात्मक महाकाव्य होता है जिसमें युग जीवन की अभिव्यक्ति के साथ समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्याओं के साथ
यहाँ पीजी की परिस्थितियों का आपको चित्रण देखने को मिलेगा। साहित्यकार ने डोका पुराण में मानव जीवन की अतल गहराई में पहुंचकर उसके मन में बैठे हुए संवेदनाओं, भावनाओं तथा विचारों को अपने निजी अनुभवों के साथ अभिव्यक्त किया है। तो इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र है वह है पीजी लाल। और पीजी लाल जो है एक पंगुल पात्र है, जहां पर वे एक बहुत ही निम्न वर्ग के व्यक्ति है और ये पीजी के अलग अलग शहरों की, अलग अलग गांवों की यात्रा करते हैं और वहां पर जो जिस तरह से भारतीय अपना जीवन बिताते हैं, परिवार के साथ उनका संबंध है, उसको इस उपन्यास में वो प्रस्तुत करते हैं। तो डोका पुराण में जो सबल्टन की आवाज है, गायत्री स्पिवेक का जो बहुत ही बहुचर्चित निबंध है कैन द सबल्टन स्पीक, इसकी धारणा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उत्तर उपनिषदवादी सिद्धांत के उत्कृष्ट पाठ के तौर पर या एक प्रतिष्ठित निबंध के रूप में जाना जाता है, जहां सबल्टन अर्थात वह व्यक्ति जो हाशिए पर है और उसके बोल पाने की क्षमता पर चिंतन मनन प्रस्तुत की जाती है। इस निबंध में स्पिवेक जी ने दर्शाया है कि सत्ताधारी पूंजीवादी व्यवस्था के दौर में निम्न वर्गीय लोगों को की आवाज को हम दबा देते हैं, जो नीचे स्थल पर होते हैं, गरीब होते हैं या जात पात के नाम पर बहुत ही निम्न हम उनको समझते हैं, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। जिस तरह से जो भारतीय मजदूर यहाँ पर पीजी में काम करने आए थे, तो उनको निम्न जानकर उनके जो विचार है उनको दबा दिया गया था। लेकिन डोका पुराण में सुब्रमणि के जो पात्र का केंद्र है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है पीजी लाल, और जो अनपढ़ है, सबसे निम्न जाति का है और एक तरह से वो अपंग भी है। तो ऐसे निम्न व्यक्ति की भावनाओं को यहाँ पर वो उपन्यास में स्थान देते हैं। प्रोफेसर सुब्रमणि जी अपने उपन्यास डोका पुराण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि निम्न वर्गीय व्यक्ति भी अगर उनको अपनी भाषा में बोलने का अधिकार दिया जाए, तो वो खुलकर आत्मविश्वास के साथ अपनी अभिव्यक्ति, अपनी संवेदनाओं को वाणी दे सकते हैं। इसलिए प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी लिखते हैं कि सबल्टन का सच्चा स्वर तो डोका पुराण की फीजी हिंदी जैसी भाषा में ही मुखरित हो सकता है। तो अन्य किसी भाषा में अगर व्यक्ति को बात करने के लिए कहा जाए या अपनी मन की, हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए कठिन होता है। लेकिन जब उसे अपनी ही मातृभाषा में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, तब ही वो खुलकर अपने हृदय की बात जो है वो लिख, पढ़ या सुना सकता है औरों को। तो इस तरह से डोका पुराण में सबल्टन की आवाज जो है ये मुखरित हुई है। साथ ही हम देखते हैं कि जो समाज है उसमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन अगर लेखक जो है एक संवेदनशील लेखक होगा, तो मनोरंजन के साथ साथ ही वो समाज में इन समस्याओं को वाणी देने का भी साहस कर सकता है और जागरूकता ला सकता है, जिससे समाज जागरूक होकर उसके समाधान की ओर बढ़े। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर सुब्रमणि में क्षमता है कि वो समस्याओं को चित्रित कर सके और लोगों के विकास के लिए प्रयत्न करता हुआ आगे बढ़ता है। तो डोका पुराण में भारतीयों की जीवन शैली का यथार्थ चित्रण आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जमीन की समस्या है, राजनीतिक समस्या है और पारिवारिक समस्या है और लोगों के विश्वासों को उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया है। तो डोका पुराण निम्न वर्गीय व्यक्तियों की वाणी की अभिव्यक्ति है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो राजनीतिक समस्या है। डोका पुराण की कथा में कई स्थलों पर
फिजी की राजनीतिक परिस्थिति और उससे संबंधित समस्याओं का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई। सन 1970 में फिजी जो था वो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ और यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का शासन बना। लेकिन 1987 में इस सरकार को का विद्रोह होते हुए इसको कू के माध्यम से हटा दिया गया। तो लोकतांत्रिक शासन को बाधित हुआ और ये जो बाधाएं हैं एक बार ही नहीं, फिजी में 4 बार ऐसी स्थितियां हुई जहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार था उसका तख्ता पलट हुआ। तो सन 87 में फिजी के भारतीयों के जीवन में एक तूफान आया जब फिजी में राजनीतिक विद्रोह हुआ और फिजी पर सैनिक शासन लागू कर दिया गया। कू यानी राजनीतिक विद्रोह के कारण देश में अशांति की आंधी उठी, जिसके कारण भारतीयों और फिजी के आदिवासियों में मतभेद भी उत्पन्न हुए। तो जातीय मतभेद भी इन कू के कारण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो प्रवासी भारतीय यहाँ रह रहे थे वे अपने ही घर में असुरक्षा की स्थिति महसूस करते हैं। तो इसका उदाहरण हम उपन्यास में देख सकते हैं। सुब्रमणी जी लिखते हैं कि एक वृत्त पात्र है इस उपन्यास में गौरव। तो वो कहता है, ऊटेम रहा ब्रिटिश के राज, गोरन राजपाट देखत रहे, हम लोग करत रहा मौज, जब से देश आजाद भवा, एक से एक आफत, चीजन के दाम चढ़ गया और जहां देखो चोरी चंडाली। तो इस तरह से वो बताते हैं कि अब राजनीतिक विद्रोह के कारण जो भारतीय हैं वो असुरक्षा महसूस करते हैं। इस राजनीतिक अव्यवस्था के कारण फिजी के वासियों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ा। साथ ही वो खुलकर अपनी जो दैनिक जीवन है उसको भी पूरी तरह से नहीं निभा सकते हैं अपनी दिनचर्या को। पहले तो फौजी कोरों में आए के बैठत रहे, क्योंकि अब फौजियों का राज हो गया है, अब गांव में घूमे लगी हैं। शिवराज के यहाँ कपड़ा धुआई रोकिन, लल्ला ससुरार जात रहा पकड़ी, लई गई ओके टेसन, एक रोज तो बड़ा हल्ला मचा, बोले सुगन के जंगल मां पीटीन। तो इस तरह की जो बाधाएं उनके जीवन में आती है, इसका यथार्थ चित्रण हम प्रोफेसर सुब्रमणी के उपन्यास डोका पुराण में पाते हैं। तो ये एक उदाहरण था कि किस तरह से जो राजनीतिक समस्याएं हैं उसको इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आगे हम देखते हैं कि उपन्यास में जो पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न हो रहा है इसका भी बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रोफेसर सुब्रमणी के टेक्स्ट में उपन्यास में हम पा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि परिवार जो है समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु इसका स्वरूप अब धीरे धीरे बदल रहा है। फिजी में भी पश्चिम देशों का प्रभाव हम इसमें देख सकते हैं। उपन्यास में फिजी लाल जब अन्य शहरों की यात्रा करता है तो गांव से वो सुवा शहर की ओर जाता है, जहां पर वृद्ध लोग तो घर में है लेकिन युवा पीढ़ी जो है वो बाहर काम कर रही है, और इस तरह से जो वृद्धों को समय देना बहुत कठिन हो रहा है। तो आधुनिक समय की भागा दौड़ में जो परिवार है वो बिखर रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग वर्ग घर पर है या गांव में है और युवा पीढ़ी अपने घरों से दूर शहरों में या अन्य देशों में काम करने के लिए निकल पड़ी है। इस संदर्भ में फिजीलाल के परिवार की स्थिति भी उल्लेखनीय है। फिजीलाल एक गरीब निम्न वर्गीय परिवार से है। उसके पिता परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठीक प्रयास नहीं करते हैं। वह मनमौजी किस्म का व्यक्ति है। उसका बंधा कोई काम नहीं है। जब पैसे की जरूरत होती है तो वह पहाड़ से हल्दी खोद लाता है या फिर खेतों में मजदूरी कर लेता है। बाकी समय यहाँ एक पेय पदार्थ है यंगोना, उसको पीकर इधर उधर बैठकर ही अपना समय बिता देता है। इस तरह अगर परिवार के व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो जो आर्थिक कठिनाई का सामना है पूरे परिवार पर पड़ता है। वैसे ही फिजी के अन्य परिवार की यहाँ पर एक दृष्टि दिखाई गई है
जहां पर एक संयुक्त परिवार है घुरव, और वो चाहता है कि जो बाल बच्चे हैं वो सभी एक साथ संयुक्त परिवार बनकर रहे, लेकिन धीरे धीरे जो एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिलीज में वे बट रहे हैं। तो ये पारिवारिक समस्या आप लोगों के सामने प्रोफेसर सुब्रमणी जी रखते हैं। अन्य एक जो खास समस्या है सामाजिक समस्या के रूप में आती है, पूरे देश फीजी पर प्रवासी भारतीय गिरमिटिया मजदूरों पर रही, वह है जमीन की समस्या। क्योंकि फीजी में जो 80% जमीन है वो यहाँ के आदिवासियों की है, और इसी जमीन को भारतीय को लीज पर रहने और किसानी करने के लिए दिया गया था। तो जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर रुक गए थे, तो उनको कुछ लोगों के फ्री होल्ड लीज लैंड है, और कुछ लोग जो है पट्टे पर लीज लेकर जमीन लेकर उस पर अपनी फसल उगाते हैं। लेकिन जमीन की लीज जब समाप्त होती है 90 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, जब जमीन की लीज समाप्त होती है, तो इन गरीब किसानों को जमीन की लीज का रिन्यूअल नहीं दिया जाता है। और जमीन अपनी हो तो देश अपना लगता है, और जब जमीन अपनी ना हो तो व्यक्ति का उस देश से जो जुड़ाव है वो धीरे धीरे नहीं कम होने लगता है। तो इस तरह से जब यहाँ पर वे लोग जो बस गए थे फीजी में, फीजी को अपना देश समझकर, लेकिन आज जब उनकी जमीन की लीजें रिन्यू नहीं हो पाती है, तो यहाँ वो अपने आप को ना इधर का पाते हैं और ना भारत का पाते हैं। तो त्रिशंकु की स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रवासी भारतीय ना स्वदेश के होकर रह पाते हैं और ना विदेशी भूमि को अपना बना पाते हैं। तो ऐसी ही समस्या घरों के परिवार की भी है। और रामपुर एक गांव है जहां पर फीजीलाल घूमने जाता है, तो छबीराम से उसकी मुलाकात होती है, और छबीराम बहुत ही अपसेट है, दुखी है, क्योंकि सालों से पट्टी पर उसकी जो जमीन थी, आज उसका मालिक उस जमीन की लीज को बढ़ाना नहीं चाह रहा है, और यह जमीन छबीराम और उसके गांव वालों का बसेरा बन जाता है। तो अब वे अपने परिवार को और उस जमीन को छोड़कर उनको दूसरी जगह जाकर फिर से जीवन नई सिरे से बिताना पड़ रहा है। तो इस तरह से जमीन की समस्या जो बहुत ही दुखद समस्या है, प्रवासी भारतीय जो पीजी में रहे हैं उनके लिए यहाँ चित्रित हुई है। और इस समस्या को सिर्फ सुब्रमणी ही नहीं, लेकिन अन्य साहित्यकार जैसे कि प्रोफेसर सत्येंद्र नंदन है, जोगिंदर सिंह कनवल जी है, जिन्होंने धरती मेरी माता में भी इस समस्या को उठाया है। तो धरती मेरी माता के जोगिंदर सिंह कनवल कहते हैं, उपन्यास धरती मेरी माता में भी लेखक प्रमुख पात्र नंदू के माध्यम से यही कहते हैं, अगर भगवान मुझसे इस धरती पर आकर पूछे कि ये गन्ने के हरे हरे लहराते खेतों में कौन सी महक बिखरी हुई है, तो मैं भी शबरी की तरह उन्हें बतलाऊंगा कि मेरे पूर्वजों का पसीना इन खेतों में मिला हुआ है। लेकिन कानून के अनुसार यह भूमि उनकी नहीं है। लीज समाप्त होने पर गरीब किसानों से उस जमीन का अधिकार छीन लिया जाता है और उन्हें अपने लहराते खेत छोड़कर दूसरा घर बसाना पड़ता है। यह देश मेरी मातृभूमि है, हमारी रग रग में इसका पानी खून बनकर दौड़ रहा है, हमारी नस नस में यहाँ की जलवायु महकती है, हमारे रोम रोम में इसका प्यार बसा हुआ है। जमीनों को जब हमें अलग कर दिया जाता है तो एक अनुभव होता है जैसे बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि हम भारतीयों के लिए जमीन हमारी माँ है। और जिस तरह उन्होंने हमारे पूर्वजों के लिए भारत उनकी मातृभूमि थी, आज के वंशजों के लिए, आज के वर्तमान पीढ़ी के लिए फीजी ही उनकी मातृभूमि बनकर रह गई। तो ये कुछ समस्याएं जो है ये डोका पुराण में हमें देखने को मिलता है। सुब्रमणी का जो अगला उपन्यास है वह है फीजी माँ, और फीजी माँ में सुब्रमणी यहाँ पर नायिका जो है वो वेदमती है। तो आप देख सकते हैं दोनों उपन्यास जो है, एक पहला उपन्यास है डोका पुराण जिसका मुख्य पात्र है फीजी लाल, और जो दूसरा उपन्यास हुआ है फीजी माँ,
और इसके जो मुख्य पात्र है एक नारी पात्र है और दोनों ही निम्न वर्गीय पात्र है। पीजी माँ में नायिका वेदमती की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए उपन्यासकार जो है चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, जहां पर दिखाते हैं कि कितनी निम्न वर्गीय है। वेदमती एक भिखारिन है और वे बैंक के सामने बैठकर भीख मांगती है। तो दोनों में हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो समाज के लोग हैं जो अपने खुलकर अपनी बातें नहीं कह सकते हैं, उनकी संवेदनाओं को वो वाणी देते हैं। इसके साथ साथ इस उपन्यास में उन्होंने नायिका वेदमती के माध्यम से जो पितृ सत्तात्मकता है उसको भी दर्शाया है कि भले ही आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन नारी जो है वो अपने अस्तित्व के लिए उसको लड़ना पड़ रहा है। उपन्यास का केंद्र फीजी की एक भारतीय भिखारिन महिला वेदमती है। उसे सूबा की राजधानी में बैंक के सामने बैठा चित्रित किया गया है। सब रोज के रकम वेस्टपेक बैंक के लगे रुमाल आगे फैलाए के बैठा और सबरे सबरे कोई दुई डोला डाल दिस। वहां से वह अपने सामने घटित होते हुए फीजी के इतिहास को अपने आंखों के सामने देखती है। तो वेदमती जो है इसके कथा जो है फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक गांव की साधारण लड़की अपने अस्तित्व को ढूंढते ढूंढते शहर की ओर आ जाती है और कोई उसको जब राह नहीं मिलती है तो वो एक भिखारी बन जाती है। शुरुआती दौर में बहुत ही होशियार ये थी, खेल कूद पढ़ाई लिखाई में इसका ध्यान था और ये एक स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहती थी, जहां एथलेटिक्स होता है, दौड़ने में इसकी रुचि थी। लेकिन गांव वाले इसको, जो गांव के पुरुष सत्ता है, वो नहीं चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स में भाग ले, क्योंकि नारी जो है इनका विवाह होना चाहिए, घर गृहस्थी इनको संभालनी है। तो ये अपने अस्तित्व के लिए बहुत प्रयत्न करती है, किंतु समाज में स्त्री के लिए कुछ अलग ही मान्यताएं हैं। वे इन रूढ़ियों, मान्यताओं, परंपराओं के प्रति असंतोष व्यक्त करती है, वो मुक्ति चाहती है, मगर उसकी एक न सुनी जाती है। वेद को उसके समुदाय के पुरुष द्वारा दंडित किया जाता है। गांव में रंपस यानी कि शॉर्ट्स पहनकर दौड़ने में भाग लेने के कारण उसको कई सारी घृणाओं से जूझना पड़ता है। इंडोफिजियन पुरुष महिलाओं को दबाने के लिए हिंसक यौन कृत्य करते हैं और इस दर्दनाक घटना के बाद उसकी पढ़ाई, उसकी दोस्ती, उसकी एथलेटिक्स सब छूट जाती है और फिर वो सामाजिक बंधनों में बंध कर उसकी शादी हो जाती है। लेकिन वो इससे खुश नहीं होती है और जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है, संघर्ष करती है और आगे चलकर वो इन संघर्षों से उभर कर अपनी मुक्ति के लिए आवाज उठाती है। कहने का यही तात्पर्य है श्रोताओं, और कई विषय जो है वो उठा सकते हैं, लेकिन सुब्रमण्य के लेखन में हम देख सकते हैं कि वे न्याय की दिशा में पाठकों को लेकर जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो निम्न वर्गीय लोग हैं वो अपनी आवाज उठाएं और अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपने आत्मा की, अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करें। इस उपन्यास में जो निहित कथाएं हैं वो गिरमिटिया श्रमिकों के संघर्ष की है, उनके सामाजिक परिवेश की है और न्याय की खोज की ओर वो अग्रसर है। सुब्रमण्य के लेखन में न्याय की दशा में डोका पुराण की कहानियां और पीजी माँ की जो कथाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। पीजी में भारतीय श्रमिकों को अक्सर अन्याय का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में, क्योंकि वो निम्न वर्गीय थे और बहुत कम संख्या में यहाँ पर थे, ब्रिटिश शासन था और मूल निवासी यहाँ के कई अन्य लोग थे, तो जात पात के भेदभाव से भी उन्हें गुजरना पड़ा। लेकिन सुब्रमण्य के पात्रों के माध्यम से वे इन अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा हमें मिलती है और साथ साथ ही डोका पुराण में जो निहित नैतिकता है और न्याय की अवधारणा उनके पात्रों के संघर्ष में एक प्रेरक शक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो जहां पर मानक हिंदी को पीजी में
सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। वहीं हम कहते हैं कि फीजी हिंदी जो बोलचाल की भाषा है, जिसमें सिर्फ आम वार्तालाप हो सकता है, संपर्क की भाषा बनी रही, उसको एक प्रयोग भाषा के रूप में, एक सकारात्मक रूप में लिपिबद्ध करने के लिए प्रोफेसर सुब्रमणी के ये 2 उपन्यास मील के पत्थर के रूप में साबित हुए हैं। आज का मेरा प्रस्तुतिकरण यही था कि किस तरह से गिरमिटियों के संवेदनाओं को इन उपन्यासों में दर्शाया गया है। मुझे यह अवसर देने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष श्रीमान खमेंद्र कुमार जी हैं और ये फीजी नेशनल यूनिवर्सिटी में लोटुका कैंपस के प्राध्यापक है। अब वो आपके समक्ष फीजी के प्रवासी साहित्यकार तोताराम सन्नाडे पर अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो देंगे। धन्यवाद। जी खेमेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। जी धन्यवाद सुभाषिनी जी। मेरा पेपर है गिरमिटियों के उद्धार पे पंडित तोताराम सनादे का साहित्य। पंडित तोताराम सनादे ने अपने गिरमिट अनुभव को फीजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष नामक पुस्तक में दर्ज किया है। ये एक गिरमिटिया गाथा है जो फीजी के करारबंद मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सुभाषिनी जी ने कहा है, आप लोगों को भली भांति बतलाया है कि फीजी देश कहाँ है और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत और फीजी के बीच संबंध स्थापित हुए। ये रिश्ता एक उपनिवेश का दूसरे उपनिवेश के साथ था। भारतीय मजदूरों को फीजी करने के खेतों व मिलों में काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया, जिन्हें गिरमिटिया कूली के नाम से भी जाना जाता है। 1879 से 1916 के बीच कुल मिलाकर 60,553 भारतीय मजदूरों को फीजी में लाया गया। प्रवासी भारतीय मजदूरों को अग्रीमेंट पर लाया गया था और इस अग्रीमेंट शब्द को भारतीयों ने गिरमिट और फिर गिरमिटिया शब्द में बदल दिया। पंडित तोताराम सनादे भी एक गिरमिटिया मजदूर थे। वे अरकाटियों के जाल में फंसकर फीजी आए। फीजी में 21 वर्ष रहने के पश्चात 1914 में तोताराम सनादे भारत लौट गए और वहां जाकर फीजी द्वीप में मेरा 21 वर्ष नामक पुस्तक लिखा, जो एक ऐतिहासिक किताब है। ये पुस्तक कई भाषाओं में अनुदित भी हुई है। पंडित तोताराम सनादे ने पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के सहयोग से फीजी में बिताए अपने लंबे प्रवास को संस्मरण के रूप में हम सबको प्रदान किया। साहित्य और समाज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का आपसी घनिष्ठ संबंध है। समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं को प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण है और समाज साहित्य का निर्माता। इसका उदाहरण हमें पंडित तोताराम सनादे फीजी में मेरे 21 वर्ष में दिखलाता है। इस कृति का मुख्य विषय गिरमिट जीवन का कष्ट, दर्दनाक कुलीन का हर्ष, निराशा और अनेक विषय जो पाठकों तक पहुंचाना चाहता था। पंडित तोताराम जी 21 वर्ष तक फीजी में रहकर भारत लौटे। उन्होंने अपनी आप बीती पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को सुनाई, जिसने पंडित जी को मदद किया किताब लिखने में। पंडित तोताराम को यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा तथा
पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की ही मिली थी। इस पुस्तक का लक्ष्य था भारतीयों को वेदना या उकसाना। वो बताना चाहते थे कि फिजी में भारतीय कितने दुख और कष्ट उठा रहे हैं, और ये भी बताना चाहते थे कि शायद कोई उनका किताब पढ़ के भारतीयों को मदद करें यहाँ पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत और फिजी के बीच संबंध स्थापित हुई। यह रिश्ता एक उपनिवेश का दूसरे उपनिवेश के साथ था। अपनी जरूरतों की पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार बड़े पैमाने पर भारतीय मजदूरों को फिजी गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अराकाटियों को मदद लिया। अराकाटियों ने भारतीयों को मीठी मीठी बात करके गिरमिट के लिए सहमत किया। वो कहते थे कि देखो भाई, जहां तुम नौकरी करोगे वहां तुम्हें ये दुख नहीं सहना पड़ेगा, तुम्हें वहां किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे से अनेक मीठी मीठी बात करके उनको सेफ हाउस में लाया गया था, जहां पर उनको तोताराम सनादे को सबसे पहले वहां कष्ट और तकलीफ उठाना पड़ा। कैसा कष्ट तकलीफ? सबसे पहले तो उनको खाना, आप जानते हैं वो ब्राह्मण थे और वहां पर उनको वही खाना पड़ा जो लोअर कास्ट के लोग बना रहे थे। इस पे वो नाराज हुए, और जब उन्होंने नाराजगी पेश की तो उनको अलग से बंद कर दिया गया था। पंडित तोताराम सनादे भारत से 1893 में एक काराबंद मजदूर के रूप में फिजी लाए गए थे। अच्छा, उनका जन्म 1876 में हुआ। जब वो 16 साल के थे तब उनके पिता गुजर गए और उनके परिवार में गरीबता हुई, जिसके कारण से उनके बड़े भाई और फिर इनको भी नौकरी खोजने के लिए निकलना पड़ा। इस दौरान उनकी मुलाकात एक अराकाटी से हुआ जो उनको बहलाकर फुसलाकर फिजी लेकर गए। फिजी में आने के लिए आपको पता होगा कि भारत और फिजी के बीच लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी है, और उनके आने के लिए जहाज इस्तेमाल किया गया था। तो जब वो जहाज में आए थे वहां पे भी उनको बहुत दुख तकलीफ उठाना पड़ा। फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष में पंडित तोताराम सनादे जहाज पर अपने अनुभव को पेश करते हैं। वो लिखते हैं, हम लोगों को 1.5 फुट की चौड़ी और 6 फुट की लंबी जगह दी गई थी। सो उतने ही जगह में वो उनको सोना था और बैठना था, और खाने के लिए उनको बिस्कुट दिया गया था। 4 बिस्कुट दिया गया था, जो अंग्रेज कहते थे डॉग बिस्कुट। तो आप जो बिस्कुट उनको खाने के लिए देते थे वो असलियत में कुत्तों को देने वाली बिस्कुट थी। और यहाँ पर उनका कास्ट पोल्यूशन हुआ था, जैसे कि जितने भी लोग थे वहां पर, जो ऊंचे कास्ट के, जो नीचे कास्ट के, वो सब एक ही जगह पर खाना खाते थे, एक ही जगह पे रहते थे। और डॉक्टर ब्रिजलाल कहता है कि वहां जहाज में ही पहली बार जो लेबलिंग इफेक्ट हुआ था, मतलब है सब लोग एक बराबर हो गए थे, और इसलिए उन एक दूसरे को कहने लगे थे जहाजी भाई। ना ही कोई ऊंचा था ना ही कोई नीचा था, वो सब एक दूसरे को भाई कहने लगे थे, जहाजी भाई। गिरमिटिया मजदूरों को 5 वर्षों की अनुबंध के तहत कठिन परिश्रम उठाना पड़ा था। उन्हें लगभग 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता था, और अगर वो बीमार पड़ जाए या किसी कारण काम ना कर पाए
तो उनके जो तलब था उसमें से उनका तलब काट लिया जाता था। अगर वो अपने दुख तकलीफ किसी को बताते थे तो उनको मारा पीटा जाता था और कानून भी उनका साथ नहीं देती थी। यूरोपियन लोग भारतीय मजदूरों को कूली कहकर संबोधित करते थे। अब कूली अंग्रेज में कुत्ते को भी कहते हैं। यहाँ तक कि 1881 की जनसंख्या की खाते में इनको कूली दर्ज किया गया था। और ये जिस जगह पे रहते थे वो आप देख सकते हैं फोटो में, उस जगह को कहते थे कूली लाइन। कूली लाइन जो उनको कमरा मिलता था, कोठरी, वो 12 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी होती थी। इस कूली लाइन के जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी। एक मिशनरी जॉन वे बर्टन लिखते हैं कि यह मनुष्य में थोड़ी भी हृदय हो तो संसार में सबसे अधिक कष्टदायक जगह है। गिरमिट प्रथा के पश्चात ऐसी कितने ही स्त्री और पुरुष है जो उस दौरान आत्महत्या किए क्योंकि वो कष्ट सही नहीं पाए थे। और जो गिरमिट काट चुके और वो भारत वापस गए थे तो वहां पर भी अलग अलग तकलीफ उठाना पड़ा। यानी कि जब वहां पे लौटे तो बंदरगाह पर वहां पर उनको लूट लिया गया और जो कुछ पैसा बचा अपने गांव में जब लौटे तो अपने जो कास्ट पोल्यूशन था उसको हटाने के लिए कितने पूजा पाठ किए गए और उनका जो भी पैसा बचा हुआ था वो खत्म हो गए। काफी तो ऐसे हुए जो वापस फिजी आ गए, वो फ्री इंडियंस कहलाते थे। लेकिन जब फिजी में आए फ्री इंडियंस तो उनको उनका जो उपज था, उनका जो प्रोडक्ट्स था, उनकी कीमत कम मिलती थी कंपेयर टू यूरोपियन प्रोडक्ट्स, और उनका सुनवाई भी कम था। तो ये सब बातें जो है पंडित तोताराम सनादे अपने किताब में दर्ज की है, जो पढ़कर काफी लोगों को भावित किया था और उसी कारण से ये किताब ऐसा है जो गिरमिट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो मेरा सिर्फ इतना ही आज का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद खेमेंद्र जी। दोनों ने हमारे सामने फिजी के साहित्य और जो गिरमिटिया लोग भारत से फिजी पहुंच गए थे उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी हमारे सामने पेश की। तो हमें ये जानते हुए बहुत दुख है कि झूठे वादे देकर, छोटे सपने दिखाकर हमारे भारत के ही लोगों को फिजी ले गए थे। वहां भारत से जहाज में यात्रा करने के बाद ही उन्हें पता चला कि कहाँ जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी होगी इसका उसके बारे में उन्हें कोई पता ही नहीं था। लेकिन जब वे वहां पहुंच गए 1879 से 1916 तक जब वे वहां पहुंच गए तभी पता चला कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। यहाँ से बहुत सारे लोग 60,000 से ज्यादा ही लोग वहां पहुंच गए थे। लेकिन 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ था। मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला। भारत से कई लोग वहां गए थे। तो हमें लगा कि वहां जो भारत के जो गिरमिटिया वहां जो लोग बोलते हैं वे लोग तो बहुत प्रसन्न थे हमें देखकर। भारत से जब लोग आए थे सारे के सारे भारतीय जो फिजी में गिरमिटिया के रूप में गए थे वे सब आए थे। उनकी 5वीं पीढ़ी तक की युवा युवतियां वहां मौजूद थे। तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। डॉक्टर सुभाषिनी जी ने सुब्रमण्य जी की 2 रचनाओं के माध्यम से हमें फिजी की सामाजिक स्थिति और नारी की स्थिति हमारे सामने
पेश की और सुब्रमण्य के कथा साहित्य, सामाजिक संघर्ष और न्याय, गिरमिटिया देश फिजी के परिप्रेक्ष्य में, यही उनका विषय था। खेमेंद्र जी ने गिरमिटिया के उद्धार में पंडित तोताराम सनाटी का साहित्य उसी पर तो बोले। और सुभाषिनी जी और खेमेंद्र जी दोनों हमारे ही अंश है, हमारे साथी है। जब आप भारत आना चाहते हैं, आप बड़ी खुशी के साथ आ जाइए, हम सब यहाँ हैं, आपका स्वागत है। हमें तो फोन करके तो आप आ सकते हैं। तो अभी तो चर्चा का समय है, यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे साथ तो नेहरू से भरत प्रसाद जी मौजूद हैं, वहाँ के प्रोफेसर, और पार्वती तिर्की जी हैं, युवा साहित्यकार। बहुत सारे शोध छात्र हैं। बेंगलुरु से तो मैसूर से सर्वेश मौर्य जी हैं। आप सवाल उठाना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अभी तो उसका समय है। मैं पूछना तो नहीं चाहती, पर बहुत सुंदर व्याख्यान के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने पूरा भविष्य में भी जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो हमें जरूर बताइएगा। सुभाषिनी कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी हाँ, सुनाई दे रही है। सुभाषिनी कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं भरत प्रसाद बोल रहा हूँ। जी सर, सुन सकते हैं आपकी आवाज। जी जी जी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार सुभाषिनी जी। मैं थोड़ा देर से कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। केवल एक मेरी जिज्ञासा है कि आपके देश से क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कवि मिल सकते हैं जिनकी रचनाएं यहाँ हिंदी में हम प्रकाशित कर सकें? क्योंकि यहाँ से हम पत्रिकाएं निकालते हैं, हमारी अपनी पत्रिका है देशधारा नाम से। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके देश के समकालीन कवियों की रचनाएं अगर अनुवादित मिल सकें तो मुझे अपनी पत्रिका में लेने में बड़ी खुशी होगी। ये मेरी जिज्ञासा है आपसे पूछने की। जी हाँ सर, यहाँ पर हिंदी कवित्रियां हैं, जैसे वर्तमान समय में जैनेन प्रसाद है, उत्तरा गुरुदयाल है, श्वेता चौधरी है, और फीजी हिंदी में खेमेंद्र जी लिख रहे हैं, मैं भी कुछ लिख रही हूँ। तो आपको रचनाएं, क्योंकि काफी जो प्रकाशक है और हिंदी वेबसाइट को हम लोगों ने रचनाएं संकलित कर दी है फीजी के कवियों की। तो आप ये रचनाएं, ये कविताएं कैसे उपलब्ध होंगी? आप मुझे माध्यम बताइए। ज्यादातर लोगों को संपर्क करना पड़ता है ईमेल के माध्यम से। उनकी मैं ईमेल्स दे सकती हूँ आपको, तो आप उनको एक अपने तरफ से पत्र भेज सकते हैं और वो आपको अपनी रचनाएं देंगी। ठीक है, तो आप जो है अपना ईमेल और अपना व्हाट्सएप नंबर भी सिंधु जी को जरूर दे दीजिएगा, मैं सिंधु जी से ले लूंगा। जी, उनको दे दिया है, उनके पास है जानकारी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। बस यही पूछना था। एक जिज्ञासा और है, प्रवासी साहित्य को लेकर मतलब पिछले कुछ समय से बहुत बदलाव आए हैं, तो इस विषय पर आप किस तरीके से सोचती हैं? क्योंकि यहाँ के लेखन में और वहाँ के लेखन में बहुत फर्क रहा है, हमेशा से रहा है। तो प्रवासी साहित्य को लेकर जो कई चीजों में जो बदलाव किए गए, या तो भाषाई पृष्ठभूमि पर हो या विषय वस्तु को लेकर हो, तो इस संबंध में आप क्या राय रखती हैं, मुझे बताइए। देखो, फीजी में दो धाराएं हैं। पहले तो जो साहित्य था वो गिरमिट गाथा पर ध्यान रखते थे, और अब जब है ये सेकंड शिफ्ट हम कहते हैं, जहां पर लोग अब जब यहाँ से निकल के विदेश जा रहे हैं तो वो अपने जो दुख तकलीफ है अपने साहित्य में पेश कर रहे हैं। पहला था इंडिया से फीजी आने का। अब है जबकि फीजी में स्थिति उनके लिए ठीक नहीं है, तो बहुत से लोग
की तो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, उनके जमीन की इश्यू, जैसे कनवल जी ने बतलाया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, इंटरनल शिफ्ट। और दूसरा है एक्सटर्नल, जो फिजी को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका जा रहे हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि फिजी, इंडो फिजियन लिटरेचर में आप दो डिफरेंट मूवमेंट्स देखेंगे। एक पहला फर्स्ट शिफ्ट इंडिया टू फिजी, और सेकंड शिफ्ट फ्रॉम फिजी एल्सवेयर। तो यही कहना चाहेंगे हम लोग कि जो विस्थापन की बात आती है। जी हाँ कृष्णा जी, जो विस्थापन की बात हो रही है, तो शुरुआती दौर में विस्थापन सिर्फ भारत से फिजी तक ही था, लेकिन अब जो विस्थापन है वो फिजी के अंतर्गत भी हो रहा है, क्योंकि जो अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है प्रवासियों के साथ वर्तमान स्थिति में, जो जमीन की समस्या है, फिर आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो वो अन्य जगह भी जा रहे हैं। तो देश जो है, देश के अंतर्गत भी एक विस्थापन की समस्या है, और देश से बाहर निकलने के साथ ही फिर अस्तित्व के संघर्ष भी आ जाते हैं कि हम कौन हैं, अब हम भारतीय हैं कि फिजियंस हैं। तो ये भी संघर्ष, एक द्वंद्व की स्थिति हम लोगों के बीच में चल रही है। धन्यवाद। ऐसा यदि कोई साहित्य लिखा गया है, किसी पत्रिकाओं में उपलब्ध है या कुछ हो, क्योंकि प्रवासी साहित्य के प्रति मेरा हमेशा से थोड़ा गहरा लगाव रहा है, क्योंकि यार है ना कि जहां पर द्वंद्व और समस्याएं जुड़ी होती है तो व्यक्ति खुद ना खुद किसी के दर्द से जुड़ जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा गया है तो आप उसकी जानकारी उपलब्ध करवाइएगा सिंधु मैम को, कि या तो कोई वेबसाइट हो जहां से वहां के लिटरेचर को जान सके और पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी, जरूर बताइए। मेरा नाम श्रीना, मैं कोचिन यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ, जो वहाँ के छात्र हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जो सुब्रमण्य जी के पिता कहे थे और उनके पूर्वज कहे थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, जो पहले से वो ब्राह्मण थे, तो उनके लिए, उनके अनुसार जो कुछ काम करना था, तो वहाँ खेती बाड़ी करना था, तो उन्हें ये मुश्किल है। तो इसलिए ही वहाँ के शासक वर्गों ने, यानी कि वहाँ के जो उस समय की जो शासक थे, वे अपने घर में रसोई में कुछ काम दिया था। तो इसके बारे में भी मैंने सुना। तो आज भी वहाँ जाति प्रथा ऐसे कुछ व्यवस्था है फिजी में, क्योंकि हम भारतीय है, हम जानते हैं भारतीय कहीं भी हो वहाँ भी जाति व्यवस्था जरूर होगा। इसलिए पूछ रही हूँ कि फिजी में आज भी जाति व्यवस्था कुछ है? जैसा कि खमेंद्र जी ने भी आप लोगों को बताया कि जहाज पर या तो फिर जैसे ही उनको द्वीपों में लेके आया गया, सभी को भेड़ बकरियों की तरह एक ही कमरे में डाल दिया गया, एक ही तरह का भोजन, एक ही जगह रहना। तो जाति व्यवस्था तो भारत से ही जैसे उनको जोड़ा गया, वहां से ही भ्रष्ट होने लगी थी। और फिजी आते आते तो कोई किसी तरह का जाति प्रथा अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और सभी को बस एक ही दृष्टि से देखा जाता है। तो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ अब यहाँ नहीं हम लोग फॉलो करते हैं। उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है आपको, कि वर्तमान समय में या तो फिर गिरमिट प्रथा के अंतर्गत भी जातीय प्रथा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर टूट चुकी है। आप सिर्फ भारतीय ही हैं। जी, जो भारत में जितने मंदिर है वो भी मंदिर भी वहां भी उसी तरह का मंदिर भी वहां ही है ना? जी हाँ, यहाँ पर सुब्रमण्य मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, और दुर्गा माता का अलग है, तो गणेश जी का टेम्पल्स है। तो पूजा पाठ, और एक तरह से हम कह सकते हैं छोटा भारत यहाँ फिजी में बसा हुआ है। जो भारत के जितने त्योहार हैं वे सब तो वहां भी मनाए जाते हैं। जी हाँ, अभी हम लोगों ने गणेश चतुर्थी मनाया, और नवरात्रि का त्योहार था, दशहरा हुआ, और अब दीपावली आने वाली है, उसके लिए अभी तैयारी हो रही है। तो बड़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय, दीपावली एक राष्ट्रीय पर्व, पब्लिक हॉलिडे भी रहता है दीपावली के लिए हमारे यहाँ। जी, बहुत खुशी हुई आपने हमें अवसर दिया। और एक बार, क्योंकि हम लोग मैसूर में पढ़े हैं, हम दोनों मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने एमए किए और पीएचडी किए। एक दो बार मुझे केरल भी आने का अवसर हुआ अपने प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार जी के साथ। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी।
सबको नमस्ते। आज इस विशेष अवसर पर मेरा कर्तव्य यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करना है। पहले आदरणीय डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी आज हमें गिरमिटिया देश फिजी के परिप्रेक्ष्य में सुब्रमण्य के कथा साहित्य में सामाजिक संघर्ष और न्याय के बारे में हमें बताया। अन्य देशों में हिंदी को जानने का अवसर मिला। फिजी में भारतीय संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा आदि के बारे में हमें ज्ञात कराया। मैं आज तहे दिल से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि इस वेब गोष्ठी में अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर खेमेंद्र कुमार जी आज हमें गिरमिटियों के उद्धार में पंडित तोताराम सनाडे का साहित्य के बारे में हमें बताया। फिजी में भारतीयता और हिंदी भाषा की अहमियत को जानने का अवसर मिला है। फिजी में भारतीय संस्कृति की रक्षा और धर्म के बारे में भी हमें ज्ञात कराया। मैं आज तहे दिल से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और हमें इस वेब गोष्ठी में अपना कीमती समय हमें दिया, यह भी बताते हुए धन्यवाद करती हूँ। सेंट पीटर्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बिनुजा जोसेफ जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उनके मार्गदर्शन के बिना वे गोष्ठी सफल नहीं बन पाएगी और आपको मैं तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बिना विभाग के सभी कार्य अधूरे हैं। आपके सहयोग से आज का कार्यक्रम सफल बना है। आपको मैं तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य संचारी डॉक्टर सिंधु जी टीआई जी के बारे में जितना भी कहे तो उतना ही शब्द कम पड़ जाएगा। आपके मार्गदर्शन से ही हिंदी विभाग के अनेक उपलब्धियां हासिल की है और हम सभी को इन नए राहों में चलकर सफलता पाने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। डॉक्टर सिंधु जी, आपका समर्थन, प्रेम और मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और मैं आपको तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्राध्यापक, बंधु, बाकी विद्वजन और शोध छात्र जिन्होंने आज इस खास मौके पर शुरू से आखिरी तक हमारा साथ निभाया, उन सभी को मैं तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सबको फिर से एक बार धन्यवाद।